स्टार्ट विद इस चैप्टर नंबर 2 ऑफ क्लास 12 लीगल स्टडीज। चैप्टर का नाम क्या है? अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। देखिए, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का मतलब क्या है, या एडीआर इन इंडिया का मतलब क्या है, कि हम देख रहे हैं कि इंडिया में हमारे पास एक ऑलरेडी स्ट्रक्चर एग्जिस्ट कर रहा है। कौन सा? हमारी जुडिशरी। उसमें हमारे पास एपेक्स पे कौन है? हमारा सुप्रीम कोर्ट है। फिर हमारे पास हाई कोर्ट है, और अगर आप नीचे को तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आ गए, या फिर मेट्रोपोलियन सिटी में मेट्रोपोलियन कोर्ट्स आ गए। तो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आप उनको कह सकते हो। ठीक है, डन है, ग्रेट है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर जिसके बारे में बात करते हैं। अगर आपको कोई डिस्प्यूट हुआ है तो उसको रिजॉल्व करने के लिए आप यहाँ पर जाओगे। आप किसके पास जाओगे? आप जुडिशरी के पास जाओगे। तो दिस इज द स्ट्रक्चर दैट वी बिलीव भी क्या, दिस इज अ स्ट्रक्चर जो इंडिया में एग्जिस्ट कर रहा है किस चीज़ के लिए? डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए। बट हमें पता है इंडिया में अगर आप जज टू पॉपुलेशन का रेशियो देखोगे तो बहुत कम है। कैसे? कि हमारे पास पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और उस पॉपुलेशन पे जजेस हमारे पास बहुत कम है। अब इंडिया की पॉपुलेशन भी इंक्रीज कर रही है, जजेस भी बहुत कम है, और कॉम्प्लेक्सिटीज़ बढ़ने की वजह से, डेवलपमेंट की वजह से लिटिगेशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। लिटिगेशन मतलब केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो उन केसेस को रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास अल्टरनेटिवली डिस्प्यूट रेजोल्यूशन स्ट्रक्चर्स, ऑर्गेनाइजेशंस इंडिया में कौन सी एग्जिस्ट कर रही हैं, उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। एडीआर में होता क्या क्या है, कैसे आप एडीआर में जाते हो? एडीआर, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द कोर्ट? आपने आपका कोर्ट और आर दे सेम और आर दे डिफरेंट? आपके जो ये कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट है आपके पास, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, मेट्रोपोलिटन सिटीज़ में वहाँ पर आपके पास कोर्ट्स हैं। तो इन कोर्ट्स में और अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में क्या डिफरेंस है, राइट? तो इस चैप्टर में पढ़ने के वाले हैं, हम एनालाइज करेंगे। देखो, आई होप आपको समझ आएगा कि एडीआर होता क्या है। यू गॉट एन ओवरव्यू ऑफ इट, कि इंडिया में ऑलरेडी हमारे पास कोर्ट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए। बट क्योंकि वहाँ पर उनके पास प्रेशर बहुत ज़्यादा है, वी हैव अदर स्ट्रक्चर्स इन इंडिया जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कर रहे हैं। उन अदर स्ट्रक्चर्स के बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। क्या क्या करेंगे? विल एनालाइज एंड कंपेयर द एडवर्सेरियल एंड इंक्विजिटोरियल सिस्टम ऑफ जस्टिस डिस्पेंसेशन। टेंशन में मत आना, बड़े बड़े नाम है, बट बहुत ईजी है। जस्टिस डिस्पेंसेशन का मतलब है कि आप कैसे जस्टिस दे रहे हो, कैसे जस्टिस डिलीवर कर रहे हो। तो दो तरह के मॉडल्स होते हैं। इंडिया में कौन सा मॉडल है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। मीनिंग क्या होता है, स्कोप क्या होता है एडीआर का, फिर हम बेनिफिट्स देखेंगे कि एडीआर को हमने इंट्रोड्यूस किया तो उसके बेनिफिट्स क्या हैं। फिर हम उसको क्लासीफाई करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडीआर क्या होता है। आप आर्बिट्रेशन की बात करो, आप मीडिएशन की बात करो, आप कॉन्सिलेशन की बात करो, लोक अदालत से ट्रिब्यूनल्स आपके पास एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, फिर हम इंपॉर्टेंट क्या और डिफरेंट क्या पढ़ने वाले हैं, दैट इज ऑम्बुड्समैन। ये ऑम्बुड्समैन का रोल क्या होता है, सीवीसी कौन होता है, लोकपाल कौन है, लोकयुक्ता कौन है, बैंकिंग ऑम्बुड्समैन कौन सा होता है, इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन कौन सा होता है, और इनके बीच में डिफरेंसेस क्या होते हैं। नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स स्टार्ट विद इट, है ना? तो व्हाट एक्चुअली टू स्टार्ट विद, हमारा सबसे पहला टॉपिक क्या है? एडवर्सरियल और इंक्विजिटोरियल सिस्टम। ये सब पढ़ने से पहले अगर मैं आपको ओवरव्यू दूं, तो एडवर्सरियल सिस्टम क्या होता है? एडवर्सरियल सिस्टम है कि देखिए, मान लेते हैं ये आपके जज हैं, और यहाँ पर ये आपके कौन है? दो लॉयर्स हैं। एक ऐसा सिस्टम जहां पर जज पैसिव रोल प्ले कर रहा है। पैसिव रोल प्ले कर रहा है मतलब द जज इज सिटिंग, और जो भी काम है, जो भी एग्जामिनेशन है, या फिर जो भी केस के अंदर जितने भी फैक्ट्स हैं या इंक्वायरी है, उसमें सारा काम क्या है? जो भी लॉयर जज के सामने प्रेजेंट कर रहा है वही जज देख रहा है। जज खुद जाके तो केस में इंक्वायर नहीं कर रहा, खुद तो जाके कोई इंक्वायरी इनिशिएट नहीं कर रहा। जज क्या देगा यहाँ पर? सिर्फ डिसीजन देगा। तो यहाँ पर जो मेन काम है वो कौन कर रहे हैं? आपके लॉयर्स कर रहे हैं, आपके एडवोकेट्स कर रहे हैं। लॉयर्स भी नहीं, एडवोकेट कर रहे हैं। एडवोकेट कौन होता है? जो प्रैक्टिस कर रहा होता है। लोग तो एडवोकेट्स कर रहे हैं। तो व्हेन द जज इज प्लेइंग इन पैसिव रोल, और आपके जो एडवोकेट्स आते हैं वही फैक्ट्स लेकर आ रहे हैं, वही इंक्वायरी कर रहे हैं, एग्जामिनेशन है, क्रॉस एग्जामिनेशन है, एविडेंस को देखना है, वट एवर इज हैपनिंग इन द केस, वो सारा काम कौन कर रहे हैं? आपके एडवोकेट्स कर रहे हैं। जज का दे रहा है, जज डिसीजन दे रहा है। तो दिस इज एन एडवर्सेरियल मॉडल। इसको याद कैसे करना है वो भी मैं बताऊंगी। दूसरा मॉडल क्या है, कि आपके जज इतने एक्टिव हैं कि वो क्रॉस एग्जामिनेशन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप यहाँ पर जाके एविडेंसेस ढूंढ के लाओ, या फिर आप इस चीज़ को भी देखो, या फिर वो स्क्रूटनी कर रहे हैं एविडेंसेस कि एविडेंस ठीक है नहीं है, हो सकते हैं अप्लाई, नहीं हो सकते। वो इतना ज़्यादा केस में इंटू है, सिर्फ डिसीजन नहीं दे रहा वहाँ पर जज। जज क्या है? एक्टिव रोल प्ले कर रहा है। तो वो कौन सा होगा? हमारा इंक्विजिटोरियल मॉडल होगा, है ना? अब देखो, एज वील रीड इट फ्रॉम हेयर, तो हर एवरी लीगल सिस्टम इन वर्ल्ड को हम दो मॉडल्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक हो गया एडवर्सरियल, एक हो गया इंक्विजिटोरियल। जो दोनों ही सिस्टम्स हैं वो क्या कर रहे हैं? जस्टिस डिस्पेंस कर रहे हैं, ऑफकोर्स जस्टिस डिलीवर कर रहे हैं, बट उनकी डिफरेंस कहाँ आता है कि वो किस तरह से एडजुडिकेशन कर रहे हैं, किस उनकी टेक्निक क्या है। जस्टिस दोनों जगह डिलीवर हो रही है। यहाँ पर भी जज ही डिसीजन देगा, इंक्विजिटोरियल में भी जज डिसीजन देगा, बट किस तरीके से वो डिसीजन दे रहा है, उसका टेक्निक क्या है, केस वहां पर चल कैसे रहा है, दैट इज द डिफरेंस है। अब यहाँ पे क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेट अस अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ईच ऑफ द सिस्टम्स एंड देयर मेन डिफरेंसेस बिटवीन देम।
इन सब सिस्टम्स का अगर हम मीनिंग समझने बैठे और इन दोनों के बीच में अगर हम डिफरेंसेस समझने बैठे, तो लेट्स अंडरस्टैंड इट, व्हाट इज द मीनिंग एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम। देखो, आई हैव ऑलरेडी गिवन एन ओवरव्यू कि एडवर्सरियल सिस्टम क्या है, जहाँ पर हमारा जज पैसिव है, जहाँ पे हमारा जज आराम से बैठा है। इंक्विजिटोरियल कहाँ पे, जहाँ पे हमारा जज सेंटर स्टेज पे है, जहाँ पे हमारा जज फैक्ट्स को डिटरमाइन कर रहा है। हमारा जज जो है वो केस के हु इज सो मच इन टू द केस, राइट, वो एक्टिव रोल प्ले कर रहा है। तो एडवर्सोरियल में क्या है, जो पार्टी होगी वो लीगली पार्टी ने लीगल लीगल प्रोसीडिंग्स डेवलप देयर ओन थ्योरी ऑफ द केस एंड गैदर एविडेंस। तो जो भी पार्टीज हैं, जो अब पार्टीज में देखो दो चीजें होती हैं, क्या होता है, एक आपका डिफेंडेंट होता है, एक आपका एग्रीव पार्टी होती है। एग्रीव पार्टी क्या है, जिसकी या फिर जिसको प्रोसिक्यूशन भी कहते हो। एक एग्रीव पार्टी क्या है, जिसके साथ हु हैज कम टू द कोर्ट सीकिंग जस्टिस, कि मुझे जस्टिस चाहिए। डिफेंडेंट क्या है, जो डिफेंड कर रहा है अपने आप को। तो दोनों पार्टीज हैं, तो दोनों पार्टीज आएंगी, वो लीगल प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट करवाएंगी, वो अपनी खुद खुद की थ्योरीज बना रही है कि ठीक है हमारे साथ ऐसा हुआ ऐसे हुआ। वो खुद अपने लॉयर के साथ मिलकर एविडेंस गैदर कर रही है, और ये सब कुछ वो खुद करके जज के सामने रख रही है। पार्टीज को असिस्ट करेंगे कौन, उनके लॉयर्स, हु टेक प्रोएक्टिव रोल इन डिलीवरिंग जस्टिस टू द लिटिगेंट्स। तो यहाँ पर जो लिटिगेंट्स हैं, जो पार्टीज हैं, उनको जस्टिस मिल पाए, यहाँ पे प्रोएक्टिव रोल कौन प्ले कर रहा है, हमारा लॉयर प्ले कर रहा है। लॉयर एविडेंस लेगा, क्रॉस एग्जामिनेशन में वो पार्टिसिपेट करेगा, एविडेंस की स्क्रूटनी वो करेगा। वट एवर इज गोइंग टू बी डन इज गोइंग टू बी डन विद अ लॉयर। जो डिस्प्यूटिंग पार्टी एविडेंस दे रही है, उसकी स्क्रूटनी भी लॉयर ही देखेगा। जो रोल ऑफ जज है, डिसीजन मेकर है, वो पैसिव है। जज का रोल क्या है यहाँ पर, पैसिव है, वो सिर्फ अपना डिसीजन देगा। और वो जज किसके बेस पे करेगा, उसी बेस पे जो क्लेम्स यहाँ पर उन्होंने, या फिर जो एविडेंस है, जो आर्ग्यूमेंट है, जो किसने प्रेजेंट किया, लॉयर ने प्रेजेंट किया। ही विल नॉट लुक इन टू द केस हिमसेल्फ। जो भी लॉयर उसको केस प्रेजेंट कर रहा है वही वो देखेगा और फिर वो अपना डिसीजन देगा। इनक्विजिटोरियल में क्या होता है, जो जज और जज है, जो डिसीजन मेकर है, वो सेंटर स्टेज पर आ जाता है। यहाँ पर सेंटर स्टेज पे कौन है, यहाँ पे हमारे सेंटर स्टेज पे लॉयर्स हैं, यहाँ पे हमारे सेंटर स्टेज पे कौन है, जज है। रोल ऑफ जज क्या आएगा, रोल ऑफ जज डिसीजन मेकर इज टू इज एक्टिव, क्योंकि वो डिटरमाइन कर रहा है, फैक्ट्स हैं, इश्यूज हैं, वो सब कुछ कौन डिटरमाइन कर रहा है, हमारा जज डिटरमाइन कर रहा है। जो जज है, जो डिसीजन मेकर है, वही डिसाइड करेगा किस मैनर में एविडेंस प्रेजेंट किए जाने चाहिए। कोर्ट के सामने किस तरीके से एविडेंस प्रेजेंट किए जाएंगे, कौन डिसाइड कर रहा है, जज डिसाइड कर रहा है। जज ये भी डिसाइड कर सकता है कि प्रेजेंटेशन कैसे होगी किसी स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ एविडेंस की। ओरली होगी, ओरली की देखो सिंपल सी बात क्या है, मान लेते हैं आपको कोई एविडेंस शो करना है, तो नाउ हेयर द जज इज डिसाइडिंग कि उस एविडेंस को आप किस तरीके से प्रेजेंट करोगे। ओरली करोगे मतलब विटनेस आएगा और फिर वो बताएगा, या फिर डॉक्यूमेंट्री होगी। डॉक्यूमेंट्री मतलब आपने डॉक्यूमेंटेशंस में, लेटर्स में, ईमेल्स में उस तरीके से अपना एविडेंस दिखाया, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, दोनों चीजें भी हो सकती हैं। तो यहाँ पर डिसीजन कौन ले रहा है, जज ले रहा है। देखो डिसीजन तो ऑफ कोर्स जज ही लेगा, बट प्रोएक्टिव रोल कौन प्ले कर रहा है, जज कर रहा है। जज इवैल्यूएट करेगा एविडेंस को जो उसके सामने प्रेजेंट किए गए हैं, और डिसाइड करेगा अपॉन द लीगल क्लेम्स। लीगल क्लेम्स दोनों पार्टीज क्या लीगल क्लेम वो रख रही है, उसके ऊपर भी डिसीजन कौन ले रहा है, जज ले रहा है। दिस मॉडल ऑफ एजुकेशन इज नोन एज इंटरवेंशनिस्ट और इन्वेस्टिगेटिव मॉडल। देखो नाउ यू हैव एन क्वेश्चन कमिंग फ्रॉम हियर कि आपका जो इंक्विजिटोरियल मॉडल है वो इंटरवेंशनिस्ट है। इंटरवेंशनिस्ट क्यों है, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो जज है वो इंटरवीन कर रहा है। इन्वेस्टिगेटिव है, इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे हमारे जज खुद कर रहे हैं। फर्दर मोर ऐसे सिस्टम में लेस रिलायंस किस पे होती है, क्रॉस एग्जामिनेशन बहुत कम है, क्योंकि देखो क्रॉस एग्जामिनेशन इज मोर प्रोमिनेंट हमारे जैसे इंडिया में एडवर्सरियल सिस्टम है, वहां पर ज्यादा प्रोमिनेंट है। इंक्विजिटोरियल में कौन सी क्रॉस एग्जामिनेशन, कोर्ट खुद ही डिसाइड कर रहा है, जज खुद ही डिसाइड कर रहा है कैसे प्रेजेंट होगा, क्या बात होगी क्या नहीं होगी। ही इज सो मच इन टू द केस, ही इज इन द मेन पिक्चर है। तो क्रॉस एग्जामिनेशन में कम रिलायंस होती है, बाकी टेक्निक्स यूज किए जाते हैं लॉयर्स के, फॉर लॉयर्स टू एवेलुएट एविडेंस ऑफ देयर अपोजिंग काउंसिल। ठीक है। एडवर्सरियल सिस्टम कहाँ पर है, कॉमन लॉ कंट्रीज में। अब देखो कॉमन लॉ कंट्रीज क्या होती है, कॉमन लॉ कंट्रीज होती हैं कॉमन मेजर कॉमन लॉ जुरिसडिक्शन इंक्लूड, देखो एडवर्सरियल सिस्टम कहाँ पर है, कॉमन लॉ कंट्रीज में। कॉमन लॉ कंट्रीज कौन सी होती है, जहाँ पर लॉ दो दो लोग बनाते हैं। दो कौन से, हमारे पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर, दोनों लॉज बनाती हैं। अब आप कहोगे कि नहीं मैम ऐसे थोड़ा होता है, जो पार्लियामेंट होती है वो लॉज बनाती है, जो कोर्ट है वो थोड़ा लॉ बनाता है। देखो कोर्ट ऐसे कुछ पास करके अमेंडमेंट वेमेंट करके नहीं लॉ बनाता। बट मान लेते हैं राइट टू लाइफ है, ठीक है, राइट टू लाइफ है, आपके पास आर्टिकल है, फंडामेंटल राइट है, बिल्कुल है, अच्छा खासा आपका पास राइट है। अब कोर्ट के सामने केस आया, और उस कोर्ट ने उस केस में कहा कि अगर कोई स्ट्रीट वेंडर है और वो रोड पर अपना रोड पे ही इज हैविंग हिज स्टॉल, उसने अपना स्टॉल लगा रखा है,
आप उससे उसका स्टॉल नहीं छीन सकते क्योंकि वो उसका राइट टू लाइफ है। अब क्या कहीं पर इनिशियली कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा था कि आप उससे उसका स्टॉल नहीं छीन सकते, या फिर कोई जो स्ट्रीट वेंडर है उससे आपका स्टॉल नहीं छीना जा सकता क्योंकि उसका वो राइट टू लाइफ है? नहीं लिखा था। बट क्योंकि कोर्ट के सामने ऐसा केस आया, तो उसके इंटरप्रिटेशन से भी लॉ बन गया। तो जुडिशरी जब अपने डिसीजन से कोई लॉ बना लेती है, जिसको हम जुडिशियल प्रेसिडेंट कहते हैं, तो ऐसे उसने लॉ बना दिया। कॉमन लॉ कंट्रीज में क्या हो सकता है, आपकी जुडिशरी प्रेसिडेंट से भी लॉ बना सकते हैं, पार्लियामेंट तो लॉ बना ही सकती है। वेर एज उसके बारे में हम आगे बढ़ते हैं। बट हाँ, कॉमन लॉ कंट्रीज कौन सी है जहाँ पर आपके पास जुडिशियल प्रेसिडेंट्स भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, और आपके पास क्या एग्जिस्ट कर रहा है, जुडिशियल प्रेसिडेंट के साथ साथ आपका पार्लियामेंट भी लॉ बना सकता है। तो एडवर्सरियल सिस्टम जनरली वहाँ पर अडॉप्ट किया जाता है। इंडिया इज अ कॉमन लॉ कंट्री, यस। यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, ये चारों कंट्रीज कौन सी है, कॉमन लॉ कंट्रीज है। और क्या क्या है यहाँ पर, एडवर्सरियल सिस्टम है। अदर हैंड जो कॉन्टिनेंटल यूरोप है वो फॉलो करता है सिविल लॉ सिस्टम। अब सिविल लॉ सिस्टम क्या होता है, देखो, सिविल लॉ सिस्टम होता है जहाँ पर जुडिशरी कोई लॉज नहीं बना सकती, जुडिशियल प्रेसिडेंट कोई लॉ नहीं बनता। सिविल लॉ सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ आपकी जो क्या है, पार्लियामेंट है, सिर्फ और सिर्फ जो आपके पास लेजिस्लेचर है, सिर्फ वही लॉज बना सकती है। तो ये क्या है, इंक्विजिटोरियल सिस्टम अडॉप्ट करते हैं। और इनके एग्जांपल कौन से आ गए, कॉन्टिनेंटल यूरोप की कंट्रीज आ गई, सिविल लॉ सिस्टम फॉलो कर रही हैं। सिविल लॉ सिस्टम है, मतलब सिर्फ 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 पार्लियामेंट बना सकती है। और सिस्टम कौन सा है, जुडिशियल सिस्टम कौन सा है, इंक्विजिटोरियल सिस्टम। दोनों ही सिस्टम्स के एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं। वी विल नॉट वेस्ट लॉट ऑफ टाइम ऑन दिस, विल जस्ट गेट थ्रू इट, ठीक है। मेन एडवांटेजेस क्या है, क्योंकि वही चीजें रिपीट होंगी। मेन एडवांटेज क्या है एडवर्सरियल सिस्टम की, कि आप यहाँ पे क्रॉस एग्जामिनेशन यूज कर सकते हो। क्रॉस एग्जामिनेशन क्या होता है, देखो क्रॉस एग्जामिनेशन क्या होता है, एक बार आपने अपना, ठीक है, द डिफेंडेंट, उन्होंने अपने लेट से एक्स वाई जी उन्होंने कुछ भी अपना एविडेंस रखा आगे। तो जब जब एग्रीव्ड पार्टी का लॉयर जाके, एग्रीव्ड पार्टी क्या है, जिसके जिसके कोई हु हैज सफर्ड लॉस या वट एवर, जिसने केस किया है उसके अगेंस्ट, तो वो एग्रीव्ड पार्टी का लॉयर जब डिफेंडेंट के एविडेंस को फिर से एग्जामिन करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, क्रॉस एग्जामिनेशन कहते हैं। तो यहाँ पर वो इफेक्टिव वे है ताकि हम क्रेडिबिलिटी देख सकें ऑफ द विटनेस प्रेजेंटेड, कि जो विटनेस प्रेजेंट किए गए हैं क्या वो क्रेडिबल है भी या नहीं है। जो पार्टीज हैं वो विलिंग होती हैं रिजल्ट्स को एक्सेप्ट करने के लिए, जब उनको इफेक्टिव कंट्रोल दिया जाता है ओवर द प्रोसेस, बिकॉज द पार्टीज हैव द कंट्रोल है। क्यों, वो अपना एविडेंस प्रेजेंट कर रही हैं, दे आर हैविंग देयर लॉयर यहाँ पे, दे आर मोर सेटिस्फाइड विद द रिजल्ट्स, राइट। उसके बाद डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, जो कॉस्ट ऑफ जस्टिस होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। वो द कॉस्ट ऑफ द जस्टिस सिस्टम फॉल अपॉन द पार्टीज, इन बिल्ड डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है लिटिगेंट्स के बीच में। पार्टीज जिसके पास बेटर रिसोर्सेज है, देखो कहना क्या चाहता है, जिसने बहुत महंगा लॉयर हायर कर दिया, जिसने बहुत अच्छा कॉम्पिटेंट लॉयर कर लिया, जिसने बड़े सोफिस्टिकेटेडली उसने एविडेंस प्रेजेंट कर दिया, क्योंकि उसके पास रिसोर्सेज ज़्यादा थे, क्योंकि उसके बिकॉज ही हैज़ अ लॉट ऑफ मनी इन हिज पॉकेट, whereas the other person is not able to hire a good lawyer। तो अगेन यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन आ गया ना, यहाँ पर जस्टिस जो थी, जिस तरीके से उसको दिया जाना चाहिए था, इट इज नॉट फेयर, राइट। वेर एज दूसरे सिस्टम में क्या, दूसरे सिस्टम में तो जज का इतना रोल ही नहीं है। रोल ही कौन कर रहा है, आपका सॉरी, लॉयर का इतना रोल ही नहीं है, रोल ही किसका है, आपका जज का है। तो वहां पर कहीं ना कहीं ये बेड रिसोर्सेज वाला पॉइंट नेग्लेक्ट हो जाता है, हट जाता है। विच ओके, तो जिस पार्टी के पास रिसोर्सेज अच्छे हैं वो जस्टिस को इजीली एक्सेस कर सकती है, वो कॉम्पिटेंट लॉयर्स हायर कर सकती है, सोफिस्टिकेटेड एविडेंस शो कर सकती है, इमीडिएटली अवेलेबल करा सकती है फॉर द पार्टीज दैट लैक दीज रिसोर्सेज। एसेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी बहुत अच्छी हो जाती है टू द जस्टिस। इंपॉर्टेंट चैलेंजेस होते हैं फॉर द एडवर्सरियल सिस्टम ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। तो जो रोल ऑफ लॉयर्स होता है, या फिर जो प्रोसीजरल फॉर्मेलिटीज होती है, जैसे क्रॉस एग्जामिनेशन हो गया, मे प्रोलॉन्ग द ट्रायल एंड लीड टू डिलेज इन सिविल मैटर्स। जो जजेस होते हैं वो लेस एक्टिव रोल प्ले करते हैं। जो जज होता है इज नॉट ड्यूटी बाउंड टू असर्टेन द ट्रुथ, बट ओनली टू इवैल्यूएट द मैटर्स। देखो क्या कह रहे हैं वो, सबसे पहले पॉइंट में उसने ये बताया कि जिसके पॉकेट में ज़्यादा पैसे हैं, ही इज़ एबल टू गेट बेटर रिसोर्सेज, और कहीं ना कहीं वो केस को इफेक्ट कर जाता है। दूसरे में उसने कहा कि जो रोल ऑफ लॉयर्स होते हैं, प्रोसीजरल फॉर्मेलिटीज होते हैं, क्रॉस एग्जामिनेशन होती है, बिकॉज द जज इज नॉट प्लेइंग अ प्रोएक्टिव रोल हेयर एंड द लॉयर्स आर, तो कहीं ना कहीं केस बहुत ज़्यादा खिंच जाता है। क्रॉस एग्जामिनेशन हो रही है, लॉयर्स, हाँ, एवरी प्रोसीडिंग में वो कोई और एविडेंस ले आ रहे हैं, प्रोसीजरल फॉर्मेलिटीज बहुत ज़्यादा है, तो ट्रायल डिलेज हो जाते हैं, ट्रायल बहुत ज़्यादा खिंच जाता है। जो स्पीडी ट्रायल्स आपके नहीं हो पाते हैं, टाइम टाइम कंज्यूमिंग बहुत हो जाता है। जज का रोल का कम है, तो इसलिए जज ड्यूटी बाउंड नहीं होता टू सर्टेन द ट्रुथ। देखो, दिस इज रियली हार्श बट दिस इज रियली ट्रू अगेन।
but only to evaluate the matters based on the evidence presented before him. यहाँ पर जज, क्योंकि जज का रोल कम है, तो जज सच नहीं ढूंढ रहा होता, जज ट्रुथ नहीं ढूंढ रहा होता, जज राइट थिंग नहीं ढूंढ रहा होता। जो उसके सामने एविडेंस प्रेजेंट किए हैं उसके बेसिस पे वो डिसीजन दे रहा है, वो कहीं पर ट्रुथ नहीं ढूंढ रहा। ही इज नॉट इन्वेस्टिगेटेड इनटू द केस टू ट्राई टू फाइंड हु इज गिल्टी एंड हु इज नॉट। ही जिस जो उसके सामने एविडेंस रखे गए उसको वो एनालाइज करेगा, उसके बेसिस पे डिसीजन देगा, है ना। पीटर मर्फी ने इस बुक प्रैक्टिकल गाइड टू एविडेंस, क्वेश्चन नहीं आ सकता बट स्टिल अगर बुक में है तो यू शुड रीड इट। इन प्रैक्टिकल गाइड टू एविडेंस रिकाउंट्स एंड इंस्ट्रक्टिव एग्जाम्पल, उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि जो फ्रस्ट्रेटेड जज होते हैं इन एन इंग्लिश एडवर्सेरियल कोर्ट, एडवर्सेरियल कोर्ट का है जहाँ पर आपके जो जज हैं वो एक्टिव रोल प्ले नहीं कर रहे हैं। तो एडवर्सेरियल कोर्ट में फाइनली बैरिस्टर, बैरिस्टर मतलब आपका उस बैरिस्टर इंग्लिश में जो एडवोकेट्स होते हैं उनको बैरिस्टर कहा दिया जाता है। आफ्टर विटनेसेस हैड प्रोड्यूस कॉन्फ्लिक्टिंग अकाउंट्स, एम आई नेवर गोइंग टू हियर द ट्रूथ, नो माई लॉर्ड मियरली द एविडेंस। देखो अब ये शो कैसे करता है कि जब जो जज होता है वो एडवर्सेरियल होता है, जज यहाँ पर एविडेंस नहीं उठा के ला रहा, जज यहाँ पर केसेस नहीं बना रहा है या फिर केस के अंदर नहीं जा रहा है, ही इज नॉट इन्वेस्टिगेटिंग इनटू द केस, उसके सामने जो भी रखा जा रहा है ही इज जस्ट एक्सेप्टिंग दैट। तो जज बड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और वो लॉयर से पूछता है कि क्या मुझे कभी सच सुनने को नहीं मिलेगा, तो लॉयर कहता है नहीं नहीं, आपको बस एविडेंस सुनने को मिलेगा। द शो केसेस दैट हाउ ट्रुथ और जस्टिस इज नॉट सीक्ड, जस्ट द एविडेंसेस आर एनालाइज्ड। नहीं समझ रहा तो कोई बात नहीं, छोड़ देना, क्वेश्चन नहीं आने वाला वहां से। मेन एडवांटेज क्या होता है इनक्विजिटोरियल सिस्टम का, इनक्विजिटोरियल सिस्टम में प्रोसीजरल एफिशिएंसी है, रोल ऑफ जज बहुत अच्छा, तो डिलेज नहीं होंगे, प्रोलॉन्ग ट्रायल्स नहीं होंगे। देखो जो डिसएडवांटेज थे वहाँ के वो यहाँ पर एडवांटेज बन जाते हैं। जो सिस्टम होता है वो इक्वालिटी प्रिजर्व करेगा पार्टीज के बीच में, स्ट्रॉन्गर जो पार्टी होगी जिसके पास ज़्यादा रिसोर्सेज होंगे, एक्सपर्ट लॉयर्स होंगे, फर्क ही नहीं पड़ता क्योंकि काम ही सारा जज ने कर रहा है। डिसएडवांटेजेस क्या होंगे, जो इंक्विजिटोरियल सिस्टम है, जज क्योंकि शूज ऑफ इन्वेस्टिगेटर में आ गया तो ही कैन नॉल, अब वो न्यूट्रल नहीं रह सकता, वो उसके सामने सिर्फ एविडेंसेस नहीं है, ही हैज एन, हो सकता है कि अगर वो केस को इतना ज़्यादा इन्वेस्टिगेट कर रहा है तो ही माइट फॉर्म इंक्लिनेशन टूवर्ड्स वन पार्टी, या फिर ही माइट हैव बायसनेस टूवर्ड्स वन पार्टी, हो सकता है, ऑफ कोर्स हो सकता है, क्योंकि वो इन्वेस्टिगेटर बन चुका है, तो अब वो सिर्फ केस के फैक्ट्स को एनालाइज नहीं कर रहा है, ही इज इन्वेस्टिगेटिंग, तो ही वोंट बी डू एबल टू डू इट विद एन ओपन माइंड। लैक ऑफ इंसेंटिव स्ट्रक्चर हो सकता है फॉर द जज टू इन्वॉल्व हिमसेल्फ इन प्रॉपर फैक्ट फाइंडिंग। देखो जज माइट नॉट बी पेड इनफ टू डू सो, अगर वो फैक्ट्स भी फाइंड कर रहा है, वो सारा ही काम कर रहा है, तो फिर जज ही कर लेना, जिसको जो करना है, लॉयर छोड़ देते हैं, हम रहने देते हैं। एक्टिविटी क्या आ गई, एक्टिविटी हमें नहीं करनी है। इंट्रोडक्शन टू अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। देखो अभी तक क्या था, अभी तक हमने एडीआर पढ़ना नहीं शुरू किया, अभी तक हमने देखा था कि एडवर्सेरियल और इंक्विजिटोरियल मॉडल क्या होता है। अब ऑफिशियली हम पढ़ने स्टार्ट करने वाले हैं एडीआर क्या होता है। अब हमने इंक्विजिटोरियल एडवर्सेरियल मॉडल क्यों पढ़ा, क्योंकि इंडिया हैज एन एडवर्सेरियल मॉडल, है ना, वी रेड इट, इंडिया हैज एन एडवर्सेरियल मॉडल, बट एडीआर इज नॉन एडवर्सेरियल। एडीआर में आपके पास वो स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं होते हैं, बाउंडेशंस नहीं होती हैं, टेक्निकलिटीज नहीं होती हैं जो कोर्ट में, तो स्पीडी ट्रायल हो रहा होता है। मोर ओवर द डिसएडवांटेजेस ऑफ एडवर्सेरियल मॉडल, कहीं ना कहीं हम उनसे दूर आते हैं, हम उनको we find a solution to them and we introduce ADR. तो ADR क्या है, ADR is an attempt to devise a machinery which should be capable of providing an alternative to the conventional methods. Now we'll start to speed up क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनते हैं, but still I'm just going to give an overview of this. देखो यहाँ पर उन्होंने कहा क्या है कि ADR है वो एक मशीनरी है जो आपको कैपेबल बनाती है, अल्टरनेटिव देती है कन्वेंशनल मेथड्स का। कन्वेंशनल मेथड आपने दो देखे डिस्प्यूट के कि भैया या तो एडवर्सेरियल होगा या इंक्विजिटोरियल होगा, ये कह रहा है कि कोई भी नहीं होगा, ADR होगा। एडीआर में क्या है, नॉन एडवर्सेरियल टेक्निक्स है, टेक्निकलिटीज ऑफ कोर्ट नहीं है। क्यों न, कैसे नहीं है, फिर कैसे करोगे केस। हिस्ट्री ऑफ एडीआर प्रीडेट्स होती है ब्रिटिश कॉलोनियल एरा की, यहाँ पे बात की गई है कि भैया जो इंग्लिश लीगल सिस्टम था उसने ही इंडिया में कोर्ट्स को एडवोकेट्स को जजेस को इंट्रोड्यूस किया। उससे पहले हमारे पास क्या होते थे, उससे पहले हमारे पास कुला थे, श्रेणी था और पुगा था, ये क्या होता है हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद जो कोर्ट्स और इंडिया है उनको एस्टैब्लिश किया गया टू प्लेस इन अ यूनिफॉर्म लीगल सिस्टम ऑन द लाइंस ऑफ इंग्लिश कोर्ट्स। इंग्लिश कोर्ट जैसे एडवर्सेरियल है उसी के लाइन पर इंडिया में भी कोर्ट्स बनाए गए हैं जिनका यूनिफॉर्म लीगल सिस्टम होगा, सब एक ही लॉ फॉलो करेंगे, एडवर्सेरियल होगा। बट अगर आप इवेंट की बात करो तो फॉर्मलिस्टिक मॉडल कोर्ट्स एंड जुडिशरी, द इंडियन लीगल सिस्टम वाज कैरेक्टराइज्ड बाय सेवरल नेटिव एरिया टेक्निक्स। मतलब इन कोर्ट से पहले भी या फिर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वैदिक एज अगर आप बात करो तो हमारे पास नॉन एडीआर की टेक्निक्स थी। कौन सी कुला, देखो एडीआर क्या है, एडीआर है, अगर मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं, मैं हूँ कंपनी एक्स, आप हो कंपनी वाई, हम दोनों के बीच में लड़ाई हो गई है, रुक जो ये वाई भी एक्स ही बन गया है, हम दोनों के बीच में लड़ाई हो गई है
एंड वी आर इन अ डिस्प्यूट, ठीक है, वेल ग्रेट है, वी आर इन अ डिस्प्यूट बट वी डोंट वांट टू गो टू कोर्ट। क्यों नहीं जाना चाहते हम कोर्ट? बिकॉज हम इंडिया में हैं, और इंडिया में अगर हम कोर्ट में जाएंगे तो पहले तो हमें पैसे बहुत खर्चने पड़ेंगे, दूसरी बात हमारी जो कंपनीज हैं उनकी रेपुटेशन बहुत ज़्यादा है। अब कोर्ट्स में क्या होते हैं, कोर्ट्स में पब्लिक भी पब्लिक हियरिंग्स भी होती हैं, अगर पब्लिक हियरिंग होगी तो हमारे ट्रेड सीक्रेट्स हैं या फिर हमारे कमर्शियल सीक्रेट्स हैं या फिर हमारी कंपनी है उसकी उसका जो फेम है, उसकी जो वैल्यू है, फिर जो उसकी गुडविल है, कहीं ना कहीं वो खराब हो सकती है, तो हम कोर्ट में नहीं जाना चाहते। तो हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं, और दूसरी बात हमारी कंपनीज, अगर हम कोर्ट में जाएंगे तो हमारे पैसे भी बहुत खर्च होंगे, हमें उस डेट को आना पड़ेगा, हमें कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो हम चाहते हैं हमें एक ऐसा डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म मिले कि जिस टाइम पे मुझे जाना है मैं उस टाइम पे जाऊँ, जिस डेट पे मुझे जाना है मैं उस डेट पे जाऊँ, और हम दोनों जाके मिलके अपना सॉल्व कर लें। और जो आर्बिट्रे हम सोचते हैं कि भैया जज कैसा होगा या फिर लॉयर कैसा होगा, तो हमें जो अच्छा लग रहा है ना, हम उस आर्बिट्रेटर के अंडर ही जाएंगे। तो दिस इज ईडीआर। आप कोर्ट में नहीं गए बट स्टिल आपने अपना रिजॉल्व डिस्प्यूट क्या है यहाँ पे रिजॉल्व कर लिया। तो नाउ अर्ली वैदिक पीरियड में हमारे पास कुला थे, श्रेणी थे, पुगा थे। कुला क्या था, अगर फैमिली में कोई डिस्प्यूट हो गया है। श्रेणी क्या है, इंटरनल डिस्प्यूट्स आगे बिजनेस में या फिर कॉर्पोरेशन में। पुगा क्या था, ट्रेडर्स के एसोसिएशन में, वहां पर अगर डिस्प्यूट आ गया है। यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है। फिर आता है पंचायत या पीपल्स कोर्ट, दिस इज कॉन्टिन्यूट सेंटर ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन इन विलेजेस। आज भी विलेजेस में क्या है, पंचायत होते हैं। पीपल वुड रैदर गो टू पंचायत या फिर न्यूट्रल थर्ड पार्टी। न्यूट्रल थर्ड पार्टी क्या है कि हम, मुझे लगता है कि हाँ ये जो इंसान है ना, ये कोई बायसनेस नहीं दिखाएगा और ये हमारा ठीक डिसीजन देगा। तो स्टिल पीपल प्रेफर टू गो टू न्यूट्रल थर्ड पार्टी या फिर पंचायत रेदर देन द कोर्ट। अब अगर एडीआर की, अगर आप हिस्ट्री की बात करो तो एंशिएंट पोजीशन ऑफ एडीआर क्या था कि डिस्प्यूट टू द प्राइवेट पर्सन रिकॉग्नाइज्ड अंडर द रोमन लॉ। रोमन लॉ में क्या था कि कॉम्प्रोमाइजम था। कॉम्प्रोमाइजम मतलब कॉम्प्रोमाइज आप कर रहे हो। कॉम्प्रोमाइज कैसे कर रहे हो, आर्बिट्रेशन एक सेटिंग होगी जहाँ पे आप कंट्रोवर्सी सेटल कर रहे हो। फेवर्ड इन द सिविल लॉ ऑफ द कॉन्टिनेंट, द ग्रीक अटैच पर्टिकुलर इंपॉर्टेंस टू आर्बिट्रेशन, द एटीट्यूड ऑफ इंग्लिश लॉ टुवर्ड्स आर्बिट्रेशन फ्लक्चुएटेड। हाँ देखो, स्टार्टिंग में जो इंग्लिश लॉ था इट डिड नॉट एक्सेप्ट आर्बिट्रेशन, बट देन इवेंचुअली इट एक्सेप्टेड इट अगेन। जो कॉमन लॉ कोर्ट्स थे दे लुक्ड जेलेसी एट द एग्रीमेंट्स टू सबमिट डिस्प्यूट्स एट एक्स्ट्रा जुडिशियल डिटर्मिनेशन। जो कॉमन लॉ के कोर्ट्स थे वो एक्स्ट्रा जुडिशियल या फिर किसी और इंस्टीट्यूशन को कोर्ट केस नहीं भेजना चाहते थे, आर्बिट्रेशन में केस नहीं भेजना चाहते थे। क्यों? आउट ऑफ जेलेसी और आउट ऑफ व्हाटएवर यू कॉल इट, राइट। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल परस्पेक्टिव से है, नहीं है, पता होना चाहिए, पता होना चाहिए। एडीआर क्या होता है, विच एट वन पॉइंट ऑफ टाइम वाज कंसीडर्ड एज अ वॉलंटरी एक्शन। देखो एक पॉइंट पे हम क्या मानते थे कि वॉलंटरी एक्शन है, मुझे कोर्ट में नहीं जाना तो एक काम करता है, मैं एडीआर में जाता है। बट नाउ इट हैज बीन गिवन स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन, मतलब हमने ऑफिशियली एक लॉ बनाया है, एक एक्ट बनाया है। कौन सा एक्ट है, दो एक्ट है हमारे पास आर्बिट्रेशन के लिए। कौन सा है, आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट 1996। आर्बिट्रेशन तो आपको पता है, कॉन्सिलेशन क्या होता है हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987। अब इनकॉर्पोरेशन हुआ है एडीआर का इन द सेक्शन 89 ऑफ सीआरपीसी, नो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। देखो जो सेक्शन 89 है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 का, इसके अंदर इनकॉर्पोरेट किए गए हैं एडीआर के मैकेनिज्म्स। अभी दिस इज अ रेडिकल स्टेप इन इंडिया, दिस इज चेंजिंग स्टेप, क्योंकि जो 89 है सीपीसी का कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, इससे सेटलमेंट हुई है। आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस किया गया इंडिया में कि कैसे इंडिया में आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट्स हो सकती हैं। आप आर्बिट्रेशन में जा सकते हो, कॉन्सिलेशन में जा सकते हो। कॉन्सिलेशन क्या होता है इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, है ना। चलिए लेट्स स्टार्ट विद इट। व्हेन इट अपीयर्स टू द कोर्ट की जो एग्जिस्टिव एलिमेंट्स होते हैं सेटलमेंट्स के, वो एक्सेप्टेबल है दोनों पार्टीज को, जो कोर्ट है वो फॉर्मुलेट कर सकता है टर्म्स ऑफ सेटलमेंट एंड गिव देम टू द पार्टीज फॉर देयर ऑब्जर्वेशन, एंड आफ्टर रिसीविंग द ऑब्जर्वेशन ऑफ द पार्टीज द कोर्ट में फॉर्मुलेट द टर्म्स ऑफ पॉसिबल सेटलमेंट एंड रेफर द सेम टू। देखो आप हो कोर्ट, ठीक है, आप एक जज हो और आपके सामने एक ऐसा केस आया है जहाँ पर आपको लग रहा है कि जो इसके केस के एलिमेंट्स हैं वो ऐसे हैं कि दोनों पार्टीज अगर किसी और के पास जाए, न्यूट्रल थर्ड पार्टी के पास जाए या फिर किसी और सेटलमेंट में जाए, तो वो वहां से अपने केस के बारे में इनपुट ले सकते हैं और वहां से उनका केस सॉल्व हो जाएगा। तो द कोर्ट में रेफर देम टू आर्बिट्रेशन, आर्बिट्रेशन में भेज सकता है, कॉन्सिलेशन में भेज सकता है, जुडिशियल लोक अदालत में भेज सकता है और मीडिएशन में भेज सकता है। क्या होता है ये, अब वो हम पढ़ने वाले हैं। बेसिकली है, अगर कोर्ट को लगता है कि जो आपका केस है उसका नेचर ऐसा है, उसका एलिमेंट ऐसा है, फिर उसका जो लीगल स्टांस है, फिर जो ग्रेविटी ऑफ केस है वो कहीं ना कहीं ऐसी है कि वो आर्बिट्रेशन में जाके सॉल्व हो सकती है, सेटलमेंट वहां पर हो सकती है। तो फिर क्या करेगा, कोर्ट पार्टीज को बता देगा कि भैया ये ऑब्जर्वेशन है आपकी केस की, और जब पार्टीज ऑब्जर्वेशन रिसीव कर लेंगी तो कोर्ट कहेगा कि आप यहाँ पर जाइए, आपका केस यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा, आर्बिट्रेशन में जाइए। रेफरेंस दे देगा कि आप यहाँ पर जा सकते हैं, आर्बिट्रेशन में जा सकते हैं, यहाँ जा सकते हैं और आपका केस वहाँ पर हो जाएगा।
पर्पस इस सेक्शन का क्या है कि जो कोर्ट है वो लीगली रेफर कर सकता है मैटर्स को एडीआर को, ताकि जो केस है वो जल्दी सॉल्व हो जाए और जो बैकलॉग है वो कम हो जाए। मॉडर्न एरा में बहुत सारे न्यू और सोफिस्टिकेटेड फॉर्म्स आ रहे हैं एडीआर के। द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एडीआर आर डिस्कस इन द सब्सिक्वेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर। अब प्रॉब्लम्स कोर्ट के पास क्या है भैया, देखो कोर्ट्स बहुत कम है, जजेस बहुत कम है, तो इसलिए इनएडुकेसी हो जाती है। जस्टिस डिलीवरी, और अगेन यू माइट हैव हर्ड अबाउट इट, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। कोई इंसान है, उसकी कोई समथिंग ग्रेव हैपन टू हिम, 3-3 4-4 साल से उसका केस अटका हुआ है, तो अगेन जस्टिस तो डिलीवरी नहीं हुई ना। अब कोर्ट्स इतने ज़्यादा है, कोर्ट्स बहुत कम है, जजेस बहुत कम है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, लिटिगेशन का नंबर बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए लिटिगेशन इंडिया में इंक्रीज हो रही है। क्यों? पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, लॉ की कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो रही है, ऑब्सोलीट कॉन्टिन्यूशन ऑफ सम प्री एग्जिस्टिंग लीगल स्टैटू, कोई सब प्री एग्जिस्टिंग लीगल स्टैटू है जो अभी नहीं कॉन्टिन्यू होना चाहिए बट हुए जा रहा है। इंक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ लिटिगेशन, लिटिगेशन की कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है। देखो अगर आप केस को प्रोसिक्यूट भी कर रहे हो, डिफेंड कर रहे हो, प्रोसिक्यूट कर रहे हो मतलब आपका कोई फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है, फिर नॉट जस्ट फंडामेंटल राइट, आपको कोई भी प्रॉब्लम हुई है, आपको कोई भी ग्रीवियंस है, आप उसको लेके जब कोर्ट के पास जाते हो तो आप प्रोसिक्यूशन हो। डिफेंडेंट है, जब आपके खिलाफ किसी ने केस किया तो आप डिफेंडेंट हो। तो लिटिगेशन दोनों को ही बहुत पे करनी पड़ी है, कॉस्ट ऑफ लिटिगेशन दोनों के लिए बहुत ज़्यादा है। कोर्ट की फीस इंक्रीज हो रही है, लॉयर की फीस इंक्रीज हो रही है, तो फिर जस्टिस कहीं ना कहीं लोगों से दूर चली जा रही है। अब जब डिले होती है डिस्पोजेबल ऑफ केस में, रिजल्टिंग इन ह्यूज पेंडेंसी इन ऑल द कोर्ट्स, सारे ही कोर्ट्स में डिले हो रहा है डिस्पोजेबल में। क्यों? बिकॉज अगेन कोर्ट्स में जजेस नहीं है आपके पास, लिटिगेशन की फीस ज़्यादा, तो पहले तो बहुत कम लोग जा पा रहे हैं, एक्सेस नहीं है जस्टिस से। आप फ्री लीगल एड के बारे में पढ़ोगे बट स्टिल फ्री लीगल एड के अंडर अगर आप जा भी रहे हो कोर्ट में, तो इट डज नॉट चेंज द फैक्ट कि जजेस बहुत कम है। जज पॉपुलेशन रेशियो क्या होता है कि मान लेते हैं ओवर दिस 1000 पीपल कितने जजेस एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो वो रेशियो हमारे इंडिया में बहुत कम है। दीज आर द प्रॉब्लम्स फेस बाय कोर्ट। अब इन प्रॉब्लम से क्या होता है, बेनिफिट एडीआर इंट्रोड्यूस हो जाता है कि अगर एडीआर होगा तो कोर्ट्स के पास पेंडेंसी ऑफ केसेस कम होगी। मेरे सामने कोई केस आता है जिसका मुझे लगता है कि ये एडीआर में जाके सॉल्व हो सकता है, तो मैं एडीआर को रेफर कर दूंगी। तो आई द कोर्ट विल बी एबल टू टेक हैंडल द केसेज विच आर क्रिमिनल इन नेचर और विच आर अदर इन नेचर। तो एडीआर के पास कौन सी वो जुडिशियल पेंडेंसी हमारे पास कम होगी। एडीआर की अब वही बेनिफिट्स क्या है, टाइम कंज्यूमिंग कम है, क्योंकि यहाँ पर टेक्निकलिटीज ऑफ कोर्ट्स नहीं है। आपका जब मन करे, आपने कोई टाइम एक्सेप्ट, जैसे फिर से मैं कंपनी एक्स हूँ, आप कंपनी में आए हो, हम दोनों की बड़ी गंदी लड़ाई हो गई है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने डिसाइड किया कि हम दोनों ही कंपनीज हैं, हम दोनों को ही, हमारे पास टाइम नहीं है कोर्ट वोर्ट जाने का। तो मान लेते हैं कि ऑन सैटरडे 2 o'clock हम दोनों फ्री हैं। तो कोर्ट को तो मैं ये नहीं कह सकती ना कि 2 बजे मेरा केस सुनना, नहीं, वो तो उसका तो जब टाइम होगा तब मुझे जाना पड़ेगा। आर्बिट्रेशन में मैं ऐसे कह सकती हूँ कि ऑन 2 o'clock हमारा आर्बिट्रेटर आ जाएगा, हम दोनों वहाँ पर जाएंगे। टाइम कंज्यूमिंग कम होगा क्योंकि वहाँ पर ऐसा नहीं है कि मुझे कोई फिक्स्ड टेक्निकलिटी फॉलो करनी है। वी कैन डू इट आर वे, है ना। म्यूचुअल कंसेंसस पे आके हम जैसे हम चाहें अपना आर्बिट्रेशन कंटिन्यू कर सकते हैं। टाइम कंज्यूमिंग कम है, डिस्प्यूट जल्दी सॉल्व हो जाता है, शॉर्ट पीरियड में हो जाता है, कम कोर्ट के कंपैरिजन में तो बहुत कम टाइम लगता है। लेस कॉस्टली है, फ्री है, टेक्निकलिटीज ऑफ कोर्ट्स नहीं है, इसी वजह से जल्दी हो जाता है। इनफॉर्मल वेज भी यूज़ किए जा सकते हैं। इट कैन बी यूज़ किसी भी टाइम पे। मान लेते हैं आपका केस क्या है, वो ऑलरेडी कोर्ट में चल रहा है, तब भी आप एडीआर में जा सकते हो। अगर डिस्प्यूट अराइज होता है तो द मैन कॉन्फर मैक्सिमम एडवांटेज ऑन द पार्टी। देखो अगर डिस्प्यूट है और वो ऑलरेडी क्या है, पेंडिंग है कोर्ट केस में, ऐसा बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ, किसी कोर्ट में ऑलरेडी आपका केस जो है वो चल रहा है, तो अब फिर भी दो रिकोर्स टू एडीआर एज सुन एज द डिस्प्यूट अराइजेस मे कॉन्फर मैक्सिमम एडवांटेजेस ऑन द पार्टी। देखो यूजुअली क्या है, जैसे ही आपका डिस्प्यूट आया आप सीधा एडीआर में जाओ। बट अगर आप एडीआर में नहीं गए और आपको ऑलरेडी केस कोर्ट में चल रहा है, तब भी आप एडीआर में जा सकते हो। मैक्सिमम बेनिफिट्स आपको कब मिलेंगे, जब आप डायरेक्टली एडीआर में जाओ। इट प्रोवाइड्स अ मोर कन्वीनियंट है टू द पार्टीज हु चूज देम। प्लेस प्रोसीजर आप खुद चूज कर सकते हो। प्रेफर डिस्प्यूट रिड्रेसल प्रोसेस यूज कर सकते हो, आपको आर्बिट्रेशन यूज करना है, कॉन्सिलेशन यूज करना है, जो भी यूज करना है, इट्स अप टू यू। डिस्प्यूट क्या होता है, टेक्निकल इन नेचर होता है। पार्टीज के पास अपॉर्चुनिटी होती है कि वो एक्सपर्ट सिलेक्ट कर सकें जिसके पास लीगल रेलिवेंट लीगल टेक्निकल एक्सपर्टीज हो। देखो मान लेते हैं अगर मेरा कोई डिस्प्यूट है वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, तो अब कोर्ट को तो नहीं पता ना, या फिर अगर मैं मान रही हूँ कोर्ट में अगर मैं जा रही हूँ तो वहाँ पर एक्सपर्ट तो वहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, लेकिन एडीआर में मैं उस इंसान को चूज कर सकती हूँ, मैं उस
पर्टिकुलर इंसान को चूज कर सकते हो जिसका उस फील्ड में नॉलेज अच्छी है, टेक्निकल एक्सपर्टीज है। इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट कि एडीआर में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप अपना डिस्प्यूट नॉन लॉयर के पास भी जा सकते हो, ऐसे इंसान के पास भी जा सकते हो जिसके पास उस फील्ड में नॉलेज बहुत अच्छी है। जो सिविल डिस्प्यूट होते हैं जिनका नेचर टेक्निकल होता है, मान लेते हैं आपके पास कोई डिस्प्यूट है ऑन द रेगुलेशन ऑफ द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे अगर कोई डिस्प्यूट है तो यूजुअली किसके पास जाते हैं, हम इंजीनियर के पास जाते हैं, हम लॉयर के पास नहीं जाते। एडीआर डायरेक्ट पार्टिसिपेशन होता है डिस्प्यूटेंट रादर देन बीइंग रन बाय लॉयर्स। यहाँ पर लॉयर्स केस नहीं चला रहे होते हैं, जिनके बीच में लड़ाई हुई है वही केस में डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। अब इस इन्वॉल्वमेंट से क्या होता है, इंसान की सेटिस्फेक्शन भी बढ़ जाती है। हमें कई बार लगता है कि हमारे जज ने हमारे लॉयर ने अच्छे से प्रेजेंट नहीं किया, या फिर जज ऐसा था या फिर ये था। बट व्हेन इन एडीआर यू आर पार्टिसिपेटिंग इन द केस योरसेल्फ, तो कहीं ना कहीं जो कंप्लायंस होती है वो बड़ी आउटकम एज वेल एज इन द कंप्लायंस विद द सेटलमेंट रीच, जो कंप्लायंस होती है सेटलमेंट के साथ वो रीच कर दी जाती है इन द लाइट ऑफ द अपेरेंट नीड एंड बेनिफिट्स प्रोवाइडेड बाय द एडीआर। जो बेनिफिट्स एडीआर प्रोवाइड कर रहा है, इट हैज emerged एज एन सक्सेसफुल अल्टरनेटिव टू कोर्ट ट्रायल्स। एक सक्सेसफुल अल्टरनेटिव बनकर आया है, तो कोर्ट ट्रायल्स पीपल प्रेफर टू गो टू एडीआर मोर देन द कोर्ट्स, एंड इवन कोर्ट्स वुड लाइक टू रेफर द केसेस टू एडीआर, और उससे कहीं ना कहीं बड़ा अच्छा खासा इम्पैक्ट आपका आ रहा है। एडीआर से क्या है, कंट्रीब्यूट कर रहा है टू रिवाइविंग द लिटिगेंट्स फेथ इन जस्टिस डिलीवरी मैकेनिज्म। क्योंकि देखो, कोर्ट में अगर आप जा रहे हो तो फीस बहुत ज़्यादा है, टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है, जजेस नहीं है। अगेन इट्स रियली डिफिकल्ट ऑन बोथ द पार्ट। आप डिफेंडेंट हो, आप एग्रीड पार्टी हो, फर्क नहीं पड़ता। इट्स वेरी डिफिकल्ट ऑन द बोथ द पार्ट। तो एडीआर gives faith in gives puts faith in judiciary, right? उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ एडीआर। नाउ टू स्टार्ट विद ऑफिशियल, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे आर्बिट्रेशन की, कॉन्सिलेशन की, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो एडीआर है, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। आर्बिट्रेशन क्या होता है, द लॉ रिलेटिंग टू आर्बिट्रेशन इज कंटेन्ड इन द आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट ऑफ 1996। 1996 का जो आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट है, उसमें आपके पास सारे लॉज आ गए। किससे रिलेटेड लॉज आ गए, आपके आर्बिट्रेशन से रिलेटेड लॉज आ गए। तो इट केम इन फोर्स 29 जनवरी 1996। इट गोज मच बियॉन्ड द स्कोप ऑफ इट्स। देखो, इससे पहले हमारे पास आर्बिट्रेशन एक्ट था 1940। अब इस जो हम इससे भी हमने स्कोप, देखो आर्बिट्रेशन एक्ट ऑफ 1940 आपके पास एग्जिस्ट कर रहा था। अब हमारे पास क्या है, आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट 1996, जो फोर्स में कब आया, 1996 में। अब इससे ना हमने एम्बिट बड़ा किया है, हमने स्कोप बड़ा किया है। कैसे बड़ा किया है, हमने डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन को इंट्रोड्यूस कर दिया, इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन को इंट्रोड्यूस कर दिया, एनफोर्समेंट कर दी फॉरेन आर्बिट्रल अवार्ड्स की। कि जो फॉरेन आर्बिट्रल अवार्ड क्या होता है, मान लेते हैं हम किसी और कंट्री से मान लेते कोई कंपनी एक्स है, एक्स इज फ्रॉम इंडिया एंड देयर इज अ कंपनी वाई, एंड दिस वाई कंपनी इज फ्रॉम अनदर कंट्री, एक्स किसी और कंट्री से, ठीक है। और हमने जब एग्रीमेंट किया था तो हमने देखा था कि भैया अगर हमारा कोई भी डिस्प्यूट होगा ना तो हम एडीआर में जाएंगे। हाँ, ऐसा हो सकता है, अगर आपने एग्रीमेंट किया तो आपने एग्रीमेंट में लिख दिया कि अगर कोई डिस्प्यूट होगा तो हम कहाँ जाएंगे, हम कोर्ट में नहीं जाएंगे, हम एडीआर में जाएंगे। और एडीआर में हम आपने सीट भी डिफाइन कर दी कि हम क्या है, मान लेते हैं कोई एक्स वाई ज़ी कंट्री है, हम वहाँ के उस एडीआर में जाएँगे। ठीक है, आपने डिसाइड कर लिया। तो एक्स कंपनी इंडियन कंपनी है और वाई कंपनी किसी और कंट्री से है। तो आप आर्बिट्रेशन में गए और उस कंट्री ने आपको डिसीजन दे दिया कि ठीक है, ऐसे-ऐसे डिसीजन होगा। तो वो डिसीजन इंडिया में भी इम्प्लीमेंट हो सकता है। एक्स तो कंपनी इंडिया की है ना, तो उस पे भी इम्प्लीमेंट हो गया डिस्पाइट द फैक्ट कि वो फॉरेन है। फॉरेन है, आर्बिट्रल अवार्ड है। आर्बिट्रल अवार्ड क्या होता है? देखो जैसे हम कहते हैं ना कि उसने वो डिसीजन सुनाया, कोर्ट ने डिसीजन सुनाया या कोर्ट ने ये बोला, तो ऐसे आर्बिट्रेशन में जब आपका डिसीजन आता है तो हम उसे कहते हैं आर्बिट्रल अवार्ड। तो फॉरेन आर्बिट्रल अवार्ड भी इंट्रोड्यूस किया गया है, उसको भी इनकॉर्पोरेट किया गया है किसमें, आर्बिट्रेशन कॉन्सिलेशन एक्ट में। अगर अभी नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं, टू डू दिस अगेन इसी चैप्टर में हम फिर से करेंगे। उसके बाद आ जाता है आर्बिट्रेशन कॉन्सिलेशन एक्ट 2025, फोर्स में आया और वो रिक्वायरमेंट्स मीट करता है किसकी, अल्टरनेटिव रेजोल्यूशन की। आर्बिट्रेशन कॉन्सिलेशन एक्ट रेलिवेंट है, लेजिस्लेशन है, गवर्न कर रहा है प्रोसेस ऑफ आर्बिट्रेशन इंडिया में। जो स्टैटू है द इट प्रोवाइड्स फॉर इलेबोरेट कोडिफाइड रिकॉग्निशन। देखो कोडिफिकेशन हो गया आपका, आर्बिट्रेशन का कंसेप्ट क्या है, सब कुछ आपने कोडिफाई कर दिया। और यूनिसी ट्रायल इंपॉर्टेंट है, देखो समझो क्या है कि हमने इसमें एक स्पेसिफिक रेफरेंस दे दिया गया है, इंटरनेशनल कन्वेंशन। इंटरनेशनल कन्वेंशन क्या होता है, जब इंटरनेशनली बहुत सारी कंट्रीज आकर मीटिंग करते हैं तो उससे वहाँ से कन्वेंशन निकल कर आता है। तो यूनिसी ट्रायल का एक कन्वेंशन है विच इज यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ। उससे क्या हुआ, मॉडल लॉ ऑन इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन। अब इसमें हुआ क्या था कि जब इंटरनेशनल ट्रीटीज आई, जैसे यूएनजीए की ट्रीटीज आ गई, तो इन्होंने रिकमेंड किया कि जो सारी कंट्रीज है ना वो कंसिडर करें किसको, मॉडल लॉ को। मतलब देखो इंटरनेशनल लॉ हम इसी बुक में पढ़ने वाले हैं आगे। तो इंटरनेशनल लॉ का बेसिक क्या है कि जब सब कंट्रीज कंसेंसस पे आती हैं और कंसिडर करते हैं किसी एक लॉ को, तो यूनिफॉर्मिटी इन लॉ आ सके आर्बिट्रेशन में या फिर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में। तो इस वजह से मॉडल लॉ
यूएनजी ने, यूएनजी इज एन ऑर्गन ऑफ यूएन, यूनाइटेड नेशन। यूएनजी ने क्या कहा कि जो सारी कंट्रीज हैं वो मॉडल लॉ को कंसीडर करें, एंड इंडियन आर्बिट्रेशन कॉन्सिलेशन एक्ट वो उसको सिमिलरली मॉडल किया गया है किस पे, यूनिसी ट्रायल की मॉडल लॉ पे। तो यूएनजी ने कहा कि मॉडल लॉ शुड बी कंसीडर्ड, इट शुड बी यूनिफॉर्मली incorporated by all the nations, and India has done so. How? In Arbitration and Conciliation Act of 1996. अब मीनिंग क्या है, आर्बिट्रेशन क्या है, इज अ टर्म डिराइव फ्रॉम नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर होता है कि उसका वो वर्ड कहाँ से आया, आर्बिट्रेशन वर्ड कहाँ से आया, तो आर्बिट्रेशन रोमन लॉ से आया है। आर्बिट्रेशन क्या होता है, एक प्राइवेट अरेंजमेंट होती है विच टेक्स टेकिंग डिस्प्यूट रेड्रेसल टू लेस एडवर्सरियल। लेस एडवर्सरियल मतलब कोई आपका कोर्ट सेटिंग, जो आपकी टिपिकल कोर्ट सेटिंग है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही है, जो जज है वो नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, एडवर्सरियल और इंक्विजिटोरियल मॉडल हम ऑलरेडी पढ़कर आ गए हैं। फॉर्मेलिटी यहाँ पर कम है, फ्लेक्सिबल फॉरम है, एंड अबाइडिंग बाय द जजमेंट ऑफ अ सिलेक्टेड पर्सन इंस्टेड ऑफ कैरिंग इट टू द एस्टैब्लिश कोर्ट्स ऑफ द जस्टिस। देखो आपको एक सिलेक्टेड पर्सन को चूज कर रहे हो जिसको हम क्या कहते हैं, आर्बिट्रेटर कहते हैं। तो आपने वो एक सिलेक्टेड पर्सन चूज किया और वो आपको डिसीजन देगा, और ये क्या होगा, आपकी थर्ड कोई न्यूट्रल पार्टी भी हो सकती है, कोई थर्ड न्यूट्रल पार्टी है जिसको आपको लग रहा है, मुझे भी लग रहा है कि हाँ ये जो इंसान है डिसीजन ठीक देगा, और आपको भी लग रहा है इंसान डिसीजन ठीक करेगा, तो मैं कोर्ट के पास नहीं जाऊंगी, विल गो टू दैट पर्सन, ही विल बी आर आर्बिट्रेटर, लेस फॉर्मल, लेस एडवर्सरियल, आपकी जजमेंट आ गई है, तो दिस इज आर्बिट्रेशन ऑफ अ सिलेक्टेड पर्सन इंस्टेड ऑफ कैरिंग इट टू द एस्टैब्लिश कोर्ट्स ऑफ जस्टिस। अब प्रोसेस ऑफ आर्बिट्रेशन क्या होता है, भैया ठीक है मुझे आर्बिट्रेशन में जाना तो मैं कैसे जाऊँ, तो सबसे पहले होता है नोटिस। नोटिस दिया जाएगा, कौन देगा, इनिशिएशन होगा। इनिशिएशन मतलब मैं इनिशिएट करूंगी कि भैया ठीक है ऐसे ऐसे मान लेते हैं, वी शुड टेक अ सिचुएशन, उससे याद रहता है। एक्स कंपनी है, देखो एक्स बहुत ज़्यादा ले लिया हमने, है ना, लेट्स टेक कंपनी ए है, does not make a change maybe, there is a company A and there is a company B, okay there is a company A and there is a company B। तो ए कंपनी है और आपके पास बी कंपनी है। अब ए और बी कंपनी का क्या है, दो बोथ कंपनीज आर एग्जिस्टिंग, और ए ने बी को प्रॉमिस किया था कि वो 1200 शूज बी को डिलीवर करेगा इस डेट को, और अगर वो नहीं कर पाता है तो हम वो आर्बिट्रेशन में जाएंगे, और उनका जो कॉन्सिलेट आर्बिट्रेटर होगा वो होगा एक्स। ठीक है, आपने ये डिसाइड कर लिया। अब उस डेट को जो ए है वो बी को शूज नहीं दे पाता, तो बी क्या करेगा, बी नोटिस भेज देगा, पार्टी एग्रीव्ड है, एग्रीव्ड पार्टी जिसका हु हैज सफर्ड अ लॉस और वट एवर। तो बी ने यहाँ पे लॉस सफर किया, उसके पास शूज नहीं आए, ए को डिलीवर करने थे बट ए ने नहीं किए, तो बी क्या है, वो ए को नोटिस भेज देगा। बी क्या है, यहाँ पे पार्टी एग्रीव्ड है जिसका लॉस हुआ है, पार्टी एग्रीव्ड है, वो नोटिस भेजेगा, किसको भेजेगा, डिफॉल्टिंग पार्टी को। डिफॉल्टिंग पार्टी क्या है, जिसने जिसने प्रॉमिस किया था बट फुलफिल नहीं किया, डिफॉल्ट कर गई, कौन सी पार्टी है, ए। अब उससे क्या करोगे, आप इनिशिएट करोगे आर्बिट्रेशन। बी कहेगा ए को कि देख तूने कहा था तू इतने जूते भेज देगा बट तूने नहीं भेजे, तो अब आर्बिट्रेटर ए के पास चलो, क्योंकि हमने कहा था कि हम क्या करेंगे, आर्बिट्रेशन इनिशिएट करेंगे। मान लेते हैं आपने अपने जो आपका जो एग्रीमेंट था उसमें आपने एक्स के बारे में नहीं भी बात की, फिर भी आप क्या है, जो बी है वो उसको भेज सकता है, नोटिस भेज सकता है कि हमें अब आर्बिट्रेशन में जाना है, आई वॉन्ट टू गो इन आर्बिट्रेशन। अब फिर आप आर्बिट्रेटर चूज करोगे, द पार्टीज इन आर्बिट्रेशन के पास फ्रीडम होती है कि वो खुद ही क्वालिफाइड एक्सपर्ट चूज कर ले, जिसको हम क्या कहेंगे, आर्बिट्रेटर कहेंगे। अब इसको आप दो तरीके से कर सकते हो, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। जैसे मैंने कहा कि जब उन्होंने एग्रीमेंट किया कि मैं तेरे को इस डेट को इतने जूते डिलीवर कर दूंगा, तो उसी एग्रीमेंट में आपने लिख दिया कि ठीक है एक्स आपका आर्बिट्रेटर होगा, तो एग्रीमेंट में लिख दिया वेयर पार्टीज एग्री टू सबमिट देयर प्रेजेंट और द फ्यूचर डिस्प्यूट, कि प्रेजेंट में या फ्यूचर में जो डिस्प्यूट्स हैं, डिफरेंसेस हैं, उन्होंने उसको आपने ऑलरेडी आर्बिट्रेशन में सबमिट कर दिया कि आपने जाना भी एडीआर में है। और उसमें देखो, आपने जब एक्स की बात की तो आपने ये भी तो कहा ना कि आप आर्बिट्रेशन में जाओगे, तो आपने ये भी चूज कर लिया कि आपको आर्बिट्रेशन में जाना है, और आपने ये भी चूज किया कि आपको एक्स के पास जाना है। राइटिंग में हो सकता है, कम्युनिकेशन में हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। दूसरा है कोर्ट रेफरल, कि मान लेते हैं आपने नहीं चूज किया था, आपने एग्रीमेंट में नहीं लिखा था कि आर्बिट्रेशन में जाओगे, तो आप क्या करते हैं, आपका जो डिस्प्यूट होता है तो आप कोर्ट के पास जाते हो। आप कोर्ट के पास गए, कोर्ट ने आपका केस देखा और कोर्ट को लगा कि आपको आर्बिट्रेशन में जाना चाहिए, कोर्ट ने आपको ऑब्जर्वेशन दी अपनी, और आप कोर्ट ने आपको किसको रेफर कर दिया, एक्स को रेफर कर दिया। एक्स कौन है, आर्बिट्रेटर। तो आर्बिट्रेशन में जब कोर्ट रेफर करता है दैट्स कोर्ट रेफरल टू आर्बिट्रेशन, जब आपको कोर्ट कह रहा है कि आप आर्बिट्रेशन में जाओ, दैट इज कोर्ट रेफरल टू आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट क्या है, जब आपने ऑलरेडी ही एग्री कर लिया था एग्रीमेंट में कि हम आर्बिट्रेशन में जाएंगे। तो इफ अ पार्टी टू डिस्प्यूट अप्रोचेस द कोर्ट डिस्पाइट द प्रेजेंस ऑफ एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, ऑलरेडी आपने एग्रीमेंट में लिख दिया एक्स। देखो अभी वो कह रहा है यहाँ पे, देखो ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, रियली इंपॉर्टेंट। आपने एग्रीमेंट में लिख दिया कि आप एक्स के पास जाओगे, बट होता क्या है कि जो पार्टी है डिस्प्यूट में, कौन सी पार्टी है, मान लेते हैं अब बी ने इनिशिएट कर दिया कि भाई देख तूने मेरे को जूते डिलीवर नहीं किए, अब चल, अब आर्बिट्रेशन में चलना है। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद एक कोर्ट में चला जाता है,
ए आर्बिट्रेशन में जाता है, ए किसके पास चला जाता है, कोर्ट के पास चला जाता है। कोर्ट को पता चलता है कि उन्होंने ऑलरेडी ऐसे आर्ग्यूमेंट एग्रीमेंट कर रखा है, तो कोर्ट क्या करेगा, इफ अ पार्टी टू द डिस्प्यूट अप्रोचेस द कोर्ट, कोर्ट के पास चला गया डिस्पाइट द प्रेजेंस ऑफ एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है, फिर भी वो कोर्ट के पास चला गया, तो जो अदर पार्टी है वो मे रेज अ क्लेम बिफोर द कोर्ट, तो बी कहेगा कोर्ट को कि भैया आप ऐसे मेरा केस नहीं सुन सकते, हमने तो कह रखा, देखो ऐसे नहीं कहेगा कि केस नहीं सुन सकते, कोर्ट कंटेम्प्ट मुंह पे फेंक के मारेगा। बी क्या कहेगा, बी कहेगा कि हमने ऑलरेडी एग्रीमेंट कर रखा है एंड एग्रीमेंट कर रखा है, तो इसलिए हमें आर्बिट्रेशन में जाना चाहिए। तो जो अदर पार्टी मे रेज अ क्लेम बिफोर द कोर्ट, कोर्ट के सामने वो क्लेम रेज करेगी दैट द डिस्प्यूट शुड गो टू आर्बिट्रेशन, तो कोर्ट उनकी बात सुनेगा और फिर वो रेफर कर देगा किसको, आर्बिट्रेशन में। इफ इट हैज बीन प्रीवियसली एग्रीड बाय द पार्टी, प्रीवियसली एग्री कर दिया है, एग्रीमेंट बना लिया है, तो फिर क्या है, कोर्ट आपको वापस भेज देगा किसके पास, आर्बिट्रेशन के पास। इस मेथड को क्या कहते हैं, कोर्ट रेफरल टू आर्बिट्रेशन, कोर्ट ने आपको रेफर किया है आर्बिट्रेशन में। उसके बाद होता है स्टेटमेंट ऑफ क्लेम। बी स्टेटमेंट ऑफ क्लेम देगा कि भाई देख ऐसे ऐसे एग्रीमेंट हुआ था, उसमें तूने ये कहा था, तो जो इनिशियल डॉक्यूमेंट होता है फिल्ड बाय द क्लेमेंट, जो क्लेम कर रहा है, बी क्लेम कर रहा है ना, तो बी क्लेम करेगा, वो लिस्ट करेगा कि भैया ये इशू है और इस इसको आपको रिजॉल्व करना है आर्बिट्रेशन में, तो बी ने भेजा ए को क्लेम थ्रू आर्बिट्रेटर ऑफ कोर्स। एंड द स्टेटमेंट ऑफ काउंटर क्लेम, अब काउंटर क्लेम आएगा कि बी कहेगा देख तूने कहा था इस डेट को पहुंचना चाहिए, ये पहुंचना चाहिए, वो पहुंचना चाहिए, बट ये एक्स वाई जी रीजन की वजह से मैं नहीं पहुंच पाया, तो जो रिस्पोंडेंट है वो रिप्लाई करेगा टू द क्लेम प्रेजेंटेड बाय द क्लेमेंट, वो कहेगा कि भैया देख तूने तो मेरे से ना ऐसे इतने ज्यादा पैसे मांग लिए, बट तेरे को लॉस इतना नहीं हुआ होगा, या फिर जो लॉस है उसको कम कर, आपने मान लेते हैं बी के पास जूते नहीं पहुंचे, तो बी ने कहा कि तूने कहा था ना 12,000 के जूते तुझे डिलीवर करने थे, तब तू 12,000 के तो जूते तो डिलीवर करेगा ही करेगा, उसके साथ साथ तो मुझे 2,000 की कंपनसेशन भी दे, तो क्लेम आपने कर दिया ना बी ने, तो बी ए क्या काउंटर क्लेम करेगा कि नहीं मैं इतना नहीं दे सकता, या फिर मैं नहीं दूंगा, या फिर वो सब कुछ, तो रिस्पोंडेंट रिप्लाई करेगा टू द क्लेम प्रेजेंटेड बाय द क्लेमेंट। प्रोसीडिंग स्टार्ट करेगी कहाँ पर, आपको जिस टाइम पे करनी है, जिस प्लेस पे करनी है, आपकी मर्जी। द प्रोसेस ऑफ डिस्प्यूट थ्रू आर्बिट्रेशन कॉन्फिडेंशियल रहेगा, पब्लिक मीटिंग नहीं होगी, कोर्ट में क्या प्रोसीडिंग्स होती है, ओपन ओपन टू पब्लिक होती है, यहाँ पे कॉन्फिडेंशियल होगी। दिस फीचर ऑफ आर्बिट्रेशन मेक्स इट पॉपुलर स्पेशली फॉर कमर्शियल डिस्प्यूट्स, कमर्शियल डिस्प्यूट्स में क्यों, क्योंकि जो बिजनेस सीक्रेट्स आप रिवील नहीं करना चाहते डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के प्रोसेस में, तो इसलिए क्या है वो आर्बिट्रेशन में यूजली जाते हैं, क्योंकि आर्बिट्रेशन आपका कॉन्फिडेंशियल होता है। सिमिलरली जो कंपनीज हैं दे कैन रिमेन they can maintain their commercial reputation as it can prevent the general public, तो वो commercial reputation भी बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पब्लिक तो है नहीं, तो कस्टमर्स को तो कुछ पता चल नहीं रहा, तो उनकी ऑनगोइंग लीगल डिस्प्यूट्स के बारे में कस्टमर्स को भी नहीं पता चला, आर्बिट्रेशन में गए और आपका डिस्प्यूट रिजॉल्व भी हो गया। अवार्ड क्या होता है, जैसे कोर्ट डिसीजन देता है, तो यहाँ पे आर्बिट्रेशन में अवार्ड आता है, ये जो अवार्ड है ये बाइंडिंग है। देखो दो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आर्बिट्रेशन को बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बनाती है, दैट इज वेरी फर्स्ट की तो ये बाइंडिंग है, द डिसीजन रेंडर बाय द आर्बिट्रेटर इज नोन एज आर्बिट्रेटर अवार्ड, सिमिलर टू द जजमेंट गिवन बाय अ जज द आर्बिट्रल अवार्ड इज बाइंडिंग, जो डिस्प्यूटिंग पार्टी है उसके लिए बाइंडिंग है, और जब आपका एक बार आर्बिट्रल अवार्ड रेंडर कर दिया गया, मतलब मैंने एक बार डिसीजन दे दिया, आई एम एन आर्बिट्रेटर, मैंने एक बार डिसीजन दे दिया, तो वो रिकॉग्नाइज किया जाएगा, वो एनफोर्स किया जाएगा, कोर्ट भी उसको रिकॉग्नाइज करेगा। मान लेते हैं मैं कोर्ट में गई और कोर्ट ने मुझे डिसीजन दिया, ऐसे ही ऑन द अदर हैंड मैं कहाँ गई, मैं आर्बिट्रेटर के पास गई और आर्बिट्रेटर ने मुझे डिसीजन दिया, दोनों की वैल्यू इक्वल है, किसी एक की वैल्यू कम ज्यादा नहीं है, जितनी वैल्यू कोर्ट की जजमेंट की या ऑर्डर की है उतनी ही वैल्यू आर्बिट्रेशन की जजमेंट की है, आर्बिट्रल अवार्ड की है। अब आर्बिट्रल अवार्ड के साथ जो आर्बिट्रेटर है वो उसके पास इतनी अथॉरिटी है कि वो इंटरिम मेजर्स भी ले सके, जैसे जज इंटरिम मेजर्स लेता है, इंटरिम मेजर होता है कि मान लेते हैं मेरा केस चल रहा है, तो इतना तो कंपनसेशन देगा या इतना मेरा केस चलेगा, तो इंटरिमली इतना आपको मनी पे करना पड़ेगा या फिर ये करना पड़ेगा, ताकि इंटरिम रिलीफ मिल जाए उस इंसान को इंटरिम मेजर्स क्या होते हैं, दैट थ्रू द प्रोसेसिंग, अभी आपकी प्रोसीडिंग्स चल रही हैं बट बीच में मुझे लगता है कि हाँ अभी के लिए तो उसको इतना रिलीफ देना ही देना पड़ेगा। आप मैं कह रही हूँ कि भैया मैं बी हूँ और ना मैंने आपको 12,000 जूतों की पेमेंट कर दी थी, आपने मुझे जूते दिए नहीं, तो फिर आप मुझे अब आर्बिट्रेटर कह सकता है कि ठीक है इतना परसेंट ऑफ मनी तो आप उसको अभी के अभी वापस रिटर्न दो, इंटरिम मेजर है। लाइक अ जज इन द कोर्ट, जो इंटरिम मेजर्स होते हैं तो वो टेम्परेरी रिलीफ होते हैं, ग्रांट किए जा सकते हैं, लीगल प्रोसीडिंग्स आर ऑनगोइंग, लीगल प्रोसीडिंग्स ऑलरेडी चल रही हैं, उसके बीच में ही मैंने इंटरिम रिलीफ दे दिया, एज अ जैसे जजेस दे सकते हैं ऐसे यहाँ पे आर्बिट्रेटर भी दे सकता है, ताकि प्रिजर्व हो सके, प्रोटेक्ट हो सके सर्टेन राइट्स ऑफ द पार्टीज, जब तक फाइनल अवार्ड नहीं दिया जाता तब तक बीच में मैं इंटरिम रिलीफ भी दे सकती हूँ। देयरफॉर जो आर्बिट्रल
अवार्ड होता है उसके सिमिलैरिटीज होते हैं, जैसे कि कोर्ट की ऑर्डर की या जजमेंट की होती है। बट अनलाइक अ जजमेंट रेंडर्ड बाय जज इन द कोर्ट, तो जो अवार्ड डज नॉट हैव प्रेसिडेंशियल वैल्यू। देखो समझने की कोशिश करो, हमारे पास क्या होता है, हमारे पास स्टेयर डिसाइसिस होता है। स्टेयर डिसाइसिस मतलब स्टैंड बाय द डिसीजन। अगर हायर कोर्ट ने डिसीजन दिया है XYZ, तो लोअर कोर्ट को, मान लेते हैं पंजाब कोई एक कर्नाटका है या फिर कोई कोई भी आप स्टेट उठा लो, उसके हाई कोर्ट ने कोई डिसीजन लिया, तो जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं कर्नाटका की, उन सबको उस डिसीजन से अबाइड करना पड़ेगा। या फिर अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन लिया, तो पूरे इंडिया में जितने भी कोर्ट्स हैं उन सबको उस डिसीजन से अबाइड करना पड़ेगा, वो उस डिसीजन के खिलाफ नहीं जा सकती, क्योंकि हमें पता है ना ट्रायंगल ऐसे बन रहा है। तो जो हाईएस्ट अथॉरिटी है वो जो डिसीजन देगी, वो जैसे जैसे आप अथॉरिटी नीचे लेके आओगे, लोअर अथॉरिटी को या फिर आपके जो लोअर कोर्ट्स है उनको मानना ही मानना पड़ेगा। बट आर्बिट्रेशन में ऐसा नहीं होता। आर्बिट्रेशन में ऐसा नहीं होगा कि 10 साल पहले ऐसे ऐसे, देखो हम क्या कहते हैं जब हम लॉ के केसेस की बात करते हैं, कि देखो सुप्रीम कोर्ट ने ये इस डिसीजन में ये बोला था, तो आपको ये बात माननी पड़ेगी। आर्बिट्रेशन में ऐसा नहीं होता कि आर्बिट्रेशन में आप कहो कि ऐसे, तो 10 साल पहले ये आर्बिट्रेशन हुई थी, उसमें डिसीजन दिया था, तो अब आप भी ये डिसीजन मान लो। आर्बिट्रेशन में आप यू आर फ्री, आप अपनी खुद के डिसीजन बना सकते हो, अपनी खुद की कंसेप्शन और व्हाट इज फेयर एंड जस्ट, जो आपको ठीक लग रहा है, आर्बिट्रेटर को जो ठीक लग रहा है, जो केस में उसको ठीक लग रहा है, वो उसके हिसाब से अपना डिसीजन दे। उसको प्रीवियस आर्बिट्रेशन से बाइंड होने की जरूरत नहीं है, कोर्ट में आपको प्रीवियस जजमेंट से बाइंड होकर रखना पड़ता है ना। तो दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ इट। एंड सिटिंग असाइड ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड, मतलब अगर आपको आर्बिट्रल अवार्ड दे दिया गया, तो अगर इसको स्ट्रक डाउन करना है या इनवैलिडेट करना है, तो ये कोर्ट कर सकता है। मतलब इनवैलिडेशन मतलब आर्बिट्रल अवार्ड को ही दिया गया और हमें लग रहा है कि वो गलत है, तो फिर कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट उसको स्ट्रक डाउन कर देगा, इनवैलिडेट कर देगा उसकी, मतलब अब वो जो अवार्ड है, जो डिसीजन है, उसकी वैलिडेशन कुछ नहीं है। तो इनवैलिडेट करेगा, किस ग्राउंड पे करेगा, इन कैपेसिटी ऑफ द पार्टी टू एंटर इनटू एन आर्बिट्रल एग्रीमेंट इन द फर्स्ट प्लेस। मान लेते हैं वो केस ही ऐसा था कि वो आर्बिट्रेशन में जा ही नहीं सकता, इट्स रिटन इन द लॉ कि वो जो केस है वो आर्बिट्रेशन में जा ही नहीं सकता, या फिर वो जो केस है दैट इज क्रिमिनल इन नेचर, वो आर्बिट्रेशन में जा ही नहीं सकता। तो जब आर्बिट्रेशन में जा ही नहीं सकता, तो आर्बिट्रल अवार्ड का भी कोई मतलब नहीं बना। तो सबसे पहला बेस क्या है कि अगर वो ऐसा केस है या फिर ऐसी पार्टी है, या पार्टी का कैपेसिटी नहीं है, इनकैपेसिटी, मतलब मान लेते हैं, देखो कोई मैंने डिसीजन दिया कि जो ये एक्स पार्टी है ना, अगले 2 साल तक कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं करेगी, लेकिन बिजनेस ट्रांजैक्शन कर लेती है, उस बिजनेस ट्रांजैक्शन में से कोई प्रॉब्लम आती है, तो फिर ये क्या करती है, आर्बिट्रेशन में चली जाती है ना। अब आर्बिट्रेशन में से कोई डिसीजन मिलता है, तो कोर्ट उसको स्ट्रक डाउन कर देगा। क्यों? क्योंकि कोर्ट ने तो पहले एक्स को मना ही कर रखा था ना कि वो बिजनेस ट्रांजैक्शन ही नहीं कर सकता। तो एक पार्टी इनकेपेबल है, वो पहले तो आर्बिट्रेशन में जा ही नहीं सकती, क्योंकि वो पहले ट्रांजैक्शन ही नहीं कर सकता, तो वो आर्बिट्रेशन में कहाँ जाएगा। मैंने आपको कह दिया कि ना आप ना 10th A में नहीं जा सकते, आप 12th A में नहीं जा सकते, आप 12th A जो रूम है ना आप उसमें नहीं जा सकते, और आप 12th A में चले जाते हो, वहां पे आपकी लड़ाई हो जाती है। लड़ाई होती है तो आप किसी और आप जाते हो, तो फिर आप इसमें मेरे से कैसे जस्टिस मांगोगे। मैंने तो आपको पहले ही मना कर रखा था, आपके पास तो एबिलिटी ही नहीं है आर्बिट्रेशन में जाने की, आप तो मांग ही नहीं सकते मेरे से जस्टिस। क्यों? क्योंकि मैंने तो मना किया था उस क्लास में जाने से, आपने तो आप यू आर इनकेपेबल ऑफ इट। तो द इनकैपेसिटी ऑफ एन पार्टी टू एंटर इनटू आर्बिट्रेशन, यू आर इनकेपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू पार्टीशन आर्बिट्रेशन इन द फर्स्ट प्लेस। इम्प्रॉपर अपॉइंटमेंट ऑफ द आर्बिट्रेटर, आर्बिट्रेटर की अपॉइंटमेंट इम्प्रॉपर है, या फिर डिस्प्यूट जो है इट इज आउटसाइड द टर्म्स, आर्बिट्रेशन के एग्रीमेंट के टर्म्स के ही बाहर है, या फिर बायस है, जो आर्बिट्रेटर था वो बायस था, या जो अवार्ड है वो पब्लिक पॉलिसी को एट लार्ज वायलेट कर रही है, तो फिर वो स्ट्रक डाउन की जा सकती है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ आर्बिट्रेशन। टाइप्स ऑफ आर्बिट्रेशन कौन से होते हैं आपके पास, डोमेस्टिक हो सकती है, फॉरेन हो सकती है, एड होक हो सकती है। देखो एड होक इज इंपॉर्टेंट, वो करते हैं ठीक है। इंस्टीट्यूशनल हो सकती है, स्टार्टरी हो सकती है, इंडियन कमर्शियल हो सकती है। क्या क्या है पढ़ते हैं। डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन क्या है, द आर्बिट्रेशन इन विच एन आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स आर हेल्ड इन इंडिया। दोनों पार्टीज आपकी इंडिया की हैं, इंडिया के अंदर आपकी आर्बिट्रेशन हुई, जो हमारे इंडिया के लॉज हैं, सब्सटैंटिव और प्रोसीजरल लॉज हैं, उनके बेसिस पर। देखो सब्सटैंटिव और प्रोसीजरल लॉज आई होप आपको पता होगा क्या होगा, बट स्टिल इफ आई एम गिविंग यू, तो आपके पास जो लॉ आपको बता रहा है कि मैं ना एग्जांपल से बताती हूँ आपको, दैट समबडी हैज डन अ थेफ्ट, है ना, उसको इतने साल की जेल होगी, वो होगा सब्सटैंटिव लॉ। अब उसको इतनी साल की जेल होगी, बट प्रोसीजर क्या होगा, व्हाट विल बी द प्रोसीजर फॉलो, दैट इज प्रोसीजरल लॉ, है ना। आपके पास आ गया